जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक में पूछे जाने वाले जीके रीजनिंग मैथ का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को और मजबूत करें। चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो पुस्तक के मूल्य का अनुपात 11:6 है। यदि ए पुस्तक बी पुस्तक के मूल्य से 55 रुपया अधिक है तो पुस्तक बी का मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे आपके हम बोल देंगे ए और बी दो पुस्तक हैं, इनका मूल्य है 50 रुपया और एक का मूल्य है 30 रुपया। ये डायरेक्ट हमने आपको रुपया बता दिया, 50 रुपया और 30 रुपया। इसको अनुपात में करने के लिए एक ही संख्या से काटना होगा। जैसे कॉमन से काटेंगे, 10 से 10 बचे 50 और 10 से 10 तिहाई 30। यानी इसी को अनुपात में हम क्या कह सकते हैं, 5 संबंध 3 है। यानी छोटा से छोटा रूप को हम लोग अनुपात कहते हैं। अब देखिए, अभी सवाल पे आते हैं। 11 और 6 इसका अनुपात है। जैसे ए और बी एक पुस्तक था, इनका अनुपात है 11:6। और जब इनके मूल्यों में अंतर किया गया था तो अंतर है 55 रुपया। ठीक है, मूल्यों में जैसे कोई वस्तु है 100 का, कोई वस्तु है 80 का, उसका मूल्यों में अंतर करेंगे तो 20 का अंतर आएगा। उसी तरह जब इनका अंतर किया गया था तो 55 रुपया था। तो हम भी क्या करेंगे, अनुपात में ही अंतर लेंगे, क्योंकि इन्हीं का ही ये छोटा सा रूप है। अब 11 से 6 घटाइए, आएगा हमारा अंतर 5। यही 5 बराबर 55 रुपया है। जैसे 55 रुपया मूल्यों में अंतर है और अनुपात में हमारा अंतर कितना आ गया है, 5। एक का पहले वैल्यू निकालिए, 1 बराबर 11। अब जिसके बारे में पूछा है उस अनुपात में गुणा कर दीजिए। यानी बी का मूल्य पूछा है तो बी का अनुपात हमारा 6 है। 11 छः 66 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। एक नाव धारा के प्रतिकूल गति 42 किमी प्रति घंटा है और स्थिर जल में नाव की चाल 54 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बताएं। देखिए, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है नाव और धारा से, तो आप लोग इसको जरूर लगाने का प्रयास करें। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है और अनुकूल क्या क्या अर्थ होता है। प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्पष्ट रूप में दे देता है सवाल में कि धारा के विपरीत दिशा में ये। तो प्रतिकूल का मतलब विपरीत और अनुकूल का मतलब धारा के साथ। जैसे आपका नदी है, इधर जा रही है, नदी ऐसे बह रही है और यहाँ से आप नाव स्टार्ट करेंगे तो आपको जाते वक्त जो है धारा आपका सहायता करेगा, क्योंकि धारा का भी कुछ ना कुछ चाल होता है। अब आते हैं सवाल पे। एक नाव धारा के प्रतिकूल, यानी जब धारा के प्रतिकूल गया होगा, यानी धारा के विपरीत गया होगा, तो चाल नाव के साथ और धारा का चाल घटा होगा। यानी यक्स माइनस वाई बराबर उस समय चाल क्या है हमारा, 42। और एक जगह स्थिर जल में नाव की चाल दे दिया है, यानी नाव का चाल हम अगर मानेंगे यक्स, तो नाव का चाल हमारा दे दिया है 54 किमी प्रति घंटा। यानी यक्स बराबर दे दिया है आपको 54 किमी प्रति घंटा। सिंपल सा है, आप यहाँ पे धारा का चाल पहले निकाल लें। जैसे यहाँ पे यक्स, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो इधर जाके ये घट जाएगा। यानी 54 में से 42 को घटा लीजिए। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। 4 में से 2 घटा 2 और 5 में से 4 घटा 1, यानी 12 किमी प्रति घंटा। अब सवाल इस तरह बन गया है आपका, नाव का चाल दिया ही था 54 किमी प्रति घंटा और धारा का चाल हमें मिल गया कितना, 12 किमी प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल अगर आपको जाना है, यानी धारा के साथ फ्लो करेंगे, धारा के साथ बहेंगे आप, तो आपका चाल प्लस नाव का चाल दोनों जुड़ जाएगा। अब नया चाल आपका क्या हो जाएगा, 66 किमी प्रति घंटा, जो ऑप्शन किस में दिख रहा होगा, ए में ही करेक्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे करिए वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दी गया है। 12 वर्ष के बाद इसका साधारण ब्याज धन का 3/5 प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए, साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100। बस इसी फार्मूला पे हम लोग लगाएंगे। सिंपल सा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो काफ़ी थोड़ा सा कठिन हो जाता, लेकिन साधारण ब्याज है। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर, हमें वो धन भी नहीं पता है, ठीक है, सिर्फ इसमें ज्ञात करना है दर। अगर आप चाहेंगे तो इसमें वो जो मूल राशि थी, मूलधन था जिस उधार दी गई थी, वो भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
अब समझते हैं पहले कोई धन, तो हमें मूलधन नहीं पता, लिखेंगे यक्स। कितने % की दर से, वही तो हमें बताना है, तो ये भी मानेंगे यक्स। समय क्या है हमारा 12 वर्ष, बट्टा में 100। सिंपल सा देखिए, मूलधन गुणते दर गुणते समय बराबर जो है साधारण ब्याज मिला है वो मूलधन का ही 3/5 हुआ, यानी मूलधन तो अभी हमने माना है यक्स, इसी का 3/5 यहाँ पे साधारण ब्याज प्राप्त करा दीजिए आप भी। बस सवाल बनाइए। अब देखिए, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा अगर बराबर में है तो सबसे पहले यक्स से यक्स एक को काट दीजिए। अब कटाइए 3 से 3 चौके 12, 4 से कटा दीजिए ये 25, और 5 से कटा दीजिए नीचे नीचे 5, यानी यक्स का वैल्यू आपका निकल गया कितना, यक्स % बराबर निकल गया 5%। ठीक है, एक्स बराबर 5% जो हमारा दर है, जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। एक ईंट का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब है, तो 14 मीटर लंबी और 0.125 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कुल कितना ईंट लगेगी। देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे घरों में उपयोग होता है। जैसे आपको कोई दीवार दे दिया गया है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई है, आपको अगर उठाना है, जैसे आप ठेकेदार के पास जाएंगे, पूछेंगे कि हमें इतना स्क्वायर फुट ढालना है, चाहे ऐसे करना है, तो वो लोग आइडिया लगा के, यानी वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं इतना आपका सामान लगेगा। वैसे ही अगर आपको कोई घरों में दीवार उठानी है, कितना लंबा कितना चौड़ा, अगर ये आपको पता है तो सिंपल से आप अपना ईंट निकाल सकते हैं कि हमारे इसमें ईंट कितना लगेगा। सबसे पहले आप आयतन निकाल लीजिए, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो हमारा दीवार का जो आयतन निकालेंगे, देखिए लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई हमारा होता है LB गुणते H। ठीक है, अब सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए, और एक आयतन का ईंट दिया है आपका, एक ईंट का आयतन, अब इससे भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर आपको। चलिए करते हैं, यानी लंबाई गुणते चौड़ाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे 125 को पूरा लिख दीजिए, और इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे दे दीजिए 1 2 3, 3 ठो जीरो दे दीजिए। ठीक है, गुणते ऊंचाई है हमारा 5, अब इसको भाग दे दीजिए कितना से, एक ईंट का आयतन हमारा है कितना 0.0014, तो यानी 14 इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, अब गुणते इसका दशमलव हटाने के लिए कितना जीरो देना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 ऊपर जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो तो पहले ही कट गया ये वाला। अब 14 से 14 भी कटा दीजिए, 125 में 5 का गुणा करिए और एक जीरो लगा दीजिए। करते हैं 125 गुणते 5 गुणते 10, 5 से करिए 50 25, 5 दूना 10 दू 12, 5 एक 5 1 6, और एक जीरो लगा दीजिए, यानी 6250 ईंटें आपका लगेगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर, खाली स्थान का पहचान करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे किया गया है, आपको दिख रहा होगा 7 समंधे 345 लिखा है, तो 7 का घन हम याद करेंगे होता है 343, इसमें 2 जोड़ दीजिए, लिखा है आपका 345। 4 का घन होता है 64, इसमें 2 जोड़ दीजिए, लिखा है 64। उसी तरह आप भी 9 का घन करिए तो 729, और इसमें 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 731। हमारा आंसर करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, निम्न श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना आ रहा है। इस सीरीज में टोटल 40 क्वेश्चन लिए गए हैं। रीजनिंग देखते हैं DQH, HUL। सबसे पहले आप सीरीज को ढंग से याद बनाने के लिए सबसे पहले आपका नंबर याद होना चाहिए, जो ABCD का पूरा होता है। जैसे H कितने नंबर पे आता है, S कितने नंबर पे आता है, P कितने नंबर पे आता है, इन सबको अगर आप याद किए हैं तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए, D का होता है 4, H का होता है 8, और M का होता है 13, पहला ही हम सीरीज पकड़ रहे हैं। S का होता है 19। आप इसको अगर पकड़ लेते हैं तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे बढ़ा है 4, यहाँ पे बढ़ा है 5, और यहाँ पे बढ़ा है 6, यानी प्रत्येक में देखा जाए तो 4 बढ़ा है, 5 बढ़ा है, 6 बढ़ा है। सारे सीरीज हमारे ऐसे ही हैं। तो सिंपल सा है, आप यस में 4 जोड़िए सबसे पहले, क्योंकि पहला हमारा 4 5 6 7
यानी 7 जोड़ दीजिए पहला वाला में, तो 19 में 7 जोड़िए, यस के बाद पढ़ दीजिए यस TUVWXY और जेड। पहला हमारा क्या आएगा? जेड। ध्यान दीजिएगा 4 5 6 7 ऐसे बढ़ा है, प्रत्येक का पहला 4 5 6 7, इसी तरह आप 7 हमारा यानी जेड आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा 7 17 4 5 यानी 5 बढ़ाइए, तो यब के बाद पढ़ दीजिए 5 वाली IJKLM यानी जेड और यम। ऑप्शन पहला ही दिख रहा होगा, अब आगे चेक करने की हमारा ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 7 नंबर, यदि एक्सक्यूटिव के शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपना स्थान अपवर्तित रहेगा? इसका कहने का मतलब ये है, अगर ये सारों अक्षरों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, जैसे इधर उधर दिया गया है लेकिन हमारा सबसे पहले ABCD आता है, A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, इसी तरह इनको पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाया जाए। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं EX ECUTIVE। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाएं तो सबसे पहले देखिए क्या आता है? ए, तो इसमें ए तो दिया नहीं है, उसके बाद आगे बढ़िया बी भी नहीं दिया है, उसके बाद सी आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहला हमारा इसमें से सी लेंगे। उसके बाद डी नहीं दिख रहा होगा, ई देखिए ई कितना बार है? 1 2 3, तो 3 बार आप ई रख लीजिए। अब उसके बाद क्या है? EFGH नहीं दिया है, IJKLMNOPQRST दिया है, ठीक है, सॉरी टी, ठीक है टी, फिर उसके बाद यू, उसके बाद वी और उसके बाद यक्स कर दीजिए। सारे आप यहाँ पे लिख लिया हमने। अब देखिए किसका किसका स्थान नहीं बदला है, तो एक ठो पहला ई, उसके बाद एक ठो टी और उसके बाद एक भी, यानी 3 ऐसे हैं जिनका स्थान अपवर्तित रहा है, जो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 8 नंबर, कुल्हाड़ी संबंधे काटना तो छलनी संबंधे क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छलनी हम लोग छानने के लिए प्रयोग करते हैं, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर, दयानंद सरस्वती किस मिशन से संबंधित हैं? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था, आप लोग याद करिएगा, ठीक है। सती प्रथा का अंत पूछा जाए किसने किया है, तो राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को बताना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी वो किस मॉडल पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुई। इस योजना आयोग का अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुआ तो 15 मार्च 1950, आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक है, 15 मार्च 1950। अब इसका नया नाम क्या हो गया? नीति आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला हमारा प्रश्न होगा 12 नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो साथियों कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिंदी नाम है हमारा सूत्रकणिका, जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिंदी नाम क्या है? सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन होगा 13 नंबर, यदि 13, देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, 13@2-5 = 10, यानी आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या किया है कि आपका 10 आया, यहाँ पे 50 आया है,
तो उसी तरह आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए अगर 13 में एट द रेट का हम अगर गुणा समझते हैं, 13 दूना 26, यहाँ पे कुछ भी करेंगे 10 हमारा नहीं आ जाए, यानी सिंपल सा है, एट द रेट का मतलब प्लस है और हैश का मतलब माइनस है। समझ में आया? एट द रेट का मतलब प्लस और हैश का मतलब क्या है? माइनस है। ठीक है, हम जैसे वहाँ पे पुट करेंगे, यानी 13 दू 15, 15 में से 5 घटाए 10, हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा भी देख लेते हैं। एट द रेट का मतलब अभी हमने आपको बताया है प्लस, तो 43 और 9 जोड़ दीजिए, 43 9 जोड़िए, 9 3, सॉरी इसको हम लोग देखते हैं 43 माइनस 9, हैश का मतलब हमने क्या बताया था आपको, ध्यान से देखिए, हैश का मतलब माइनस। ठीक है, तो 43 और प्लस 9 और माइनस 16, प्लस अगर इसको हम लोग करेंगे तो ही बनेगा, लग रहा है मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं फिर से एक बार। 43 प्लस 9 माइनस 16, तो इसको अगर हम लोग जोड़ना पड़ेगा पहले तब आएगा, यानी 43 में पहले 16 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 3 9 और 4 1 5। अब 59 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 50 आएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग भी यहाँ पे करेंगे 8, उसके बाद प्लस 6 माइनस 3, तो 8 6 14 माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए 15 संबंधे 210, समानुपात क्वेश्चन मार्क संबंधे 90, समानुपात 20 संबंधे 380। इसको समझिए और इसको समझिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 का वर्ग होता है 225, में से 15 घटा दीजिए, जिसका वर्ग किया है उसी को घटा दिया है, 210। 20 का वर्ग करेंगे 400, 400 में से 20 घटा दीजिए, 380 आपके सामने है। तो उसी तरह आप भी करिए, यहाँ पे क्या रखेंगे कि जिसका वर्ग करेंगे वही संख्या घटाएंगे तो 90 मिल जाएगा। सिंपल सा है, 10 का वर्ग करिए और 10 घटा दीजिए, यानी 90 आ जाएगा आपका। डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 9 नहीं करेंगे क्योंकि 9 का वर्ग करेंगे, 9 घटाएंगे तो कम आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस चिन्ह को आपस में बदलने पर समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा? आपके सामने है समीकरण, 120 भागा 15 प्लस 60 माइनस 4 गुणते 2 बराबर 135। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है हमारा प्लस और गुणता, सॉरी प्लस और गुणते। तो प्लस और गुणते अगर हम बदलेंगे तो कोई हमारा चेंजेज नहीं आएगा, माइनस के जगह पे हम लोग को बदलना पड़ेगा और भाग के जगह पे, क्यों ही तभी हमारा दिख रहा है, क्योंकि अगर भाग दे देते हैं आप तो 15 8 है 120, फिर गुणा और जोड़ने पे हमारा कम ही प्राप्त होगा। तो भाग और माइनस को हम लोग चेंज करते हैं, तो देखिए 120 भाग के जगह पे माइनस 15 प्लस 60 माइनस के जगह पे भाग करना है हमको, 4 गुणते 2 बराबर 135 हमारा आना चाहिए। सिद्ध करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग अगला चेक करेंगे। तो सबसे पहले बोडामास नियम से जाएंगे तो भाग ही देंगे, तो 120 माइनस 15 प्लस भाग देंगे तो 15 गुणते 2, फिर बोडामास भाग कर दिया, गुणा करेंगे, 15 दूना के 30 और 120 जोड़ दीजिए 150, 150 में से 15 घटा दीजिए 135, दोनों ओर समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संसद के बारे में प्रावधान है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? तो साथी इसको हमने आपको बता दिया है, सरला आप लोग जरूर याद किए होंगे। स से सांसद, आर से र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ऐसे यहाँ से चालू होगा 79, 80 और 81। ठीक है, यानी सांसद के बारे में पूछा गया है तो 79 में बताया गया है, राज्यसभा के बारे में पूछा गया है तो 80 में बताया गया है, और लोकसभा में पूछा गया है तो 81 आप लोग याद करिएगा। सरला एक महिला का नाम है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। आर्टिकल ऑप्शन डी में जो लिख रहा है 76,
ये इसके बताया गया इसमें आर्टिकल 76 में महान्यवादी, यानी भारत का एक महान्यवादी होगा, आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर, जीवन की मूल इकाई क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जीवन की मूल इकाई हमारा है कोशिका, जो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेल। सेल मीन्स कोशिका। अगला प्रश्न होगा 18 नंबर, ईडन गार्डन स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो साथियों ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो भारत के कोलकाता, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। जब स्टेडियम का यहाँ पे नाम आ गया तो आप लोग बताएं विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का कहाँ पे है और उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 19 नंबर, यदि किसी भिन्न में 20% वृद्धि की जाए, सॉरी यहाँ पे अंश होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंश होना चाहिए तभी सवाल बनेगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि किया जाए तथा हर में 20% कमी किया जाए तो वह भिन्न 69/64 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले कोई भी भिन्न जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, आप लोग को याद रखना है, ठीक है, 100% का होगा। जब परसेंटेज से क्वेश्चन आया है तो हम लोग परसेंटेज में ही लेके चलेंगे। यदि किसी ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है, तो अंश में 20% की वृद्धि की जाती है तो हमारा हो जाएगा ऊपर 120, और नीचे वाले जो हर है उसमें 20% की कमी कर दिया जाता है, तब भिन्न क्या मिलता है हमें, 69/64 प्राप्त होता है। अब देखिए इसको 0 से 0 कटा लीजिए, सबसे पहले 8 से नीचे नीचे कटा सकते हैं, 8 अठाई 64। अब ऊपर ऊपर कटा लीजिए, 3 से 3 चौके 12 और 3 दूना के 6, 3 तिली के 9। अब गुणा कर दीजिए, ये वाला ऊपर x और नीचे वाला y है, इधर बचा है हमारा 4 और इधर बचा है 23/8। गुणा कर दीजिए, 8 चौके 32, ठीक है, यानी 32x बराबर 23y। अब यक्स को यहीं पर रहने दीजिए और y इसके नीचे आ जाएगा, यानी 23/32 हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ए। 32/23 नहीं, 23/32 आप लोग जरूर याद करिएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेमी और 24 सेमी है तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए समचतुर्भुज, सबसे पहले समचतुर्भुज हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें समान भुजाएं हैं। तो इसमें विकर्ण जो होता है एक लंबा होता है और एक चौड़ा होता है, ठीक है, एक लंबा और एक छोटा होता है, इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वाला जो विकर्ण है ये छोटा है और ये वाला इस तरह जो हमने पारा है इससे लंबा है। तो अपने से ही आप रख सकते हैं, एक विकर्ण 10 सेमी है, तो जैसे विकर्ण जो हमारा होता है समचतुर्भुज में 2 भागों में बांटता है, यानी बिल्कुल बराबर। तो पूरा का मान अगर 10 है तो ये हमारा हो जाएगा एक 5 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे। ये पूरा 24 है तो एक हो जाएगा 12 यहाँ पे और एक 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला भुजा ज्ञात करना है आपको, यानी इसके चारों तरफ की जो भुजाएं हैं इसको ज्ञात करना है। जैसे आप ज्ञात करना चाहेंगे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही आप जहाँ पे 90 डिग्री का बनाएंगे वो सामने वाला भुजा हमारा हो जाता है कर्ण, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप इधर बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा कर्ण, इधर बनाएंगे ये वाला हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस आप फार्मूला रख दीजिए। तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 144, अब प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, यानी जोड़ेंगे तो 169 रूट में है, किसका है ये आपको पता चल जाएगा 13, यानी 13 का है। अब देखिए वर्ग का परिमाप चाहे समचतुर्भुज का परिमाप दोनों बराबर होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, यही हमारा समचतुर्भुज का ही परिमाप होता है। तो भुजा हमने ज्ञात कर लिया, अब परिमाप ज्ञात कर लीजिए, यानी 13 में 4 का गुणा कर दीजिए, 13 चौके 52 सेमी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन होगा 21 नंबर, किसी राशि को 3 लोग ABC 3 लोगों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि मिला है इस तरह राशि A संबंध B बराबर 3 संबंध 5 और B संबंध C बराबर 4 संबंध 7। यदि B और C के हिस्सों का अंतर 1455 रुपया है तो वह राशि ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं,
लेकिन अनुपात में आपको दिख रहा होगा 4 लोग। तो हम लोग सबसे पहले तीनों लोग का वास्तविक ज्ञात करेंगे, राशि का अनुपात क्या है इस फार्मूला पे, ए संबंधे बी और बी संबंधे सी, क्योंकि हमारा 3 ही लोग हैं। ठीक है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सबका अनुपात दिया ही है 3:5 और 4:7, यानी हमारा निकल रहा है ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12, 4 5 20 और 7 5 35, 12 20 35, 12 20 और 35, ये हमारा ए बी सी का राशियों का अनुपात है। अब सवाल फिर से पढ़िए, बी और सी के हिस्सों का अंतर 1455 रुपया है। तो हमारा ए ये है और बी ये है और सी ये है। तो जब उनके हिस्सों में अंतर किया गया है तो 1455 रुपया आया है। तो हम लोग सवाल बनाने के लिए उनके अनुपात में अंतर कर लेंगे, यानी 20 और 35 का अंतर कर लीजिए, यानी 15 बराबर आपका क्या आ गया, 1455 रुपया। ठीक है, अब इसका एक का पहले वैल्यू निकालिए, 15 9 135 और बचा कितना 10, यानी 15 7 105, 15 6 90, 15 7 105 यानी 97। अब पूछा है वह राशि कितनी थी, तो हम लोग का आया था 12 20 35। ठीक है, तो एक का वैल्यू हमारा आ गया है 97। वह राशि बताना है तो सब में गुणा करिए तब जोड़िए, या आप सभी का अनुपात ही जोड़ लीजिए और गुणा कर लीजिए। तो हम सभी का अनुपात ही जोड़ लेते हैं। 35 20 जोड़ लीजिए हो जाएगा आपका 55 में 12 जोड़ लीजिए हो जाएगा 67, यानी 67 में 97 का गुणा करेंगे, आपका आंसर सामने होगा। अब 7 7 49। ठीक है, तो ऑप्शन इकाई अंक से पकड़ लीजिए, 9 एक ही में दिख रहा है, जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6499 रुपया वह राशि थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, 2 उम्मीदवार लड़े गए चुनाव में से एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ है और वह 1000 वोटों से हार गया। बहुत बुरा हुआ क्योंकि हार गया 40% पाकर भी। तो वोटों की कुल संख्या बताना है। तो देखिए, 2 उम्मीदवार हैं ए और बी। जब 2 लोगों में चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति हारेगा और एक व्यक्ति जीतेगा। बहुत किस्मत की बात होती है जब ऐसा दोनों लोग को बराबर बराबर वोटों की संख्या मिलती है। तो अगर चुनाव जो था अपने आप में 100% था, तो देखिए कुल मतों का 40% ए जैसे कोई व्यक्ति ने पाया और वो 1000 वोट से हार गया है। तो जब 100 का 40% ए जी पा गए हैं तो बी कितना पाएंगे, 60%। अब ये जो 1000 है, इन दोनों का वोटों में अंतर हुआ होगा, तभी तो पता चला होगा कि ए जो है कितना वोटों से हारा है। तो पता चला कि 1000 वोटों से। तो आप भी यहाँ पे परसेंटेज में अंतर ले लीजिए, यानी 60 और 40 में जब अंतर लेंगे प्रतिशत में तो आ जाएगा आपका 20%। यही 20% आपका 1000 के बराबर है, यानी 1000 गुणते 100/20 ला दीजिए। अब कटाइए 20 से, 20 5 100, यानी 5000 टोटल हमारे वोटों की संख्या थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, एक नाव धारा के प्रतिकूल 70 किमी 7 घंटे में जाती है और धारा के अनुकूल 90 किमी 9 घंटे में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो देखिए, प्रतिकूल का मतलब अभी हमने आपको बताया है कि विपरीत, और अनुकूल का मतलब है धारा के साथ। तो दोनों जगह सबसे पहले हम लोग चाल ज्ञात करेंगे। चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी बटा में समय, जो आपको दिख रहा होगा सवाल में दिया गया है। दूरी हमारा है 70/7 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 10 किमी प्रति घंटा, यानी यक्स माइनस वाई बराबर हमारा निकला है। फिर एक बार 90 को 9 से भाग दे दीजिए, कटा दीजिए, आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, यानी यक्स माइनस वाई बराबर हमारा है 10 और यक्स प्लस वाई बराबर भी हमारा है 10। अब नाव का चाल ज्ञात करें। वाई से वाई कटेगा, 2x बराबर में 10 10 20। यक्स का वैल्यू आपका क्या निकल के आ गया, 10 किमी प्रति घंटा, जो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम, तो आप लोग को इसमें बताना है धारा की चाल क्या थी। कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह। ठीक है, आप लोग को बताना है धारा का इसमें चाल क्या था।
24 नंबर प्रश्न होगा हमारा, एक वस्तु को 40% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद 4632 रुपया में बेचा गया है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी बेचने के बाद यह मूल्य कितना है, 4632 रुपया। तो सिंपल सा, इससे हमारा जब भी आंसर आएगा इससे अधिक आएगा, क्योंकि अंकित मूल्य इससे हमारा अधिक होगा, क्योंकि छूट के बाद ना बेचा गया 4632 रुपया में। तो देखिए लिखेंगे इसको, 4632 गुणते 100 बटा में 40% छूट दिए होंगे तो लिए कितना होंगे, तो 60%। फिर एक बार जब 20% छूट दिए होंगे तो लिए कितना होंगे, 80%। बस आपको बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो इसको काटिए, फिर इसी का एक जीरो से एक जीरो इसको काट दीजिए, यानी बचा है आपका ऊपर 4632 गुणते 100। ध्यान दीजिएगा, अब कटाते हैं इसको 6 से। 6 सते 42, फिर बचा कितना यहाँ पे 4, फिर 6 सते 42 और 6 दूना 12। अब बच गया है, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं, 772 गुणते 100 बट्टा में नीचे क्या बचा है 8। अब कटाइए 4 से, 4 दूना के 8 और 4 से इसको कटा दीजिए, सॉरी डायरेक्ट ही हम 8 से भाग देते हैं। 772 गुणते 100 बट्टा में 8, 8 से कटाइए, 8 नवा 72, बचा कितना यहाँ पे 5 और 2, फिर कटाइए 8 से, 8 छक्का 48 और बचा इसमें से 4 और दशमलव लगा दीजिए और 8 5 40 और गुणते में 100 यहाँ पे है ही है। अब जैसे ही गुणा करेंगे तो एक दशमलव हटाने के लिए जीरो हमारा ये हो जाएगा और एक जीरो रह जाएगा, यानी 9650 रुपया हमारा इसका अंकित मूल्य था, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर एक तांबा का सिक्का चलाया था, उसका नाम क्या था। तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी ही पागल राजा था, तो इसने चांदी के सिक्के के स्थान पर एक तांबे का सिक्का चलाया था, उसका नाम था जित्तल। ठीक है, इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा 26 नंबर, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सबसे पहले विद्वान कौन थे। तो दोस्तों अशोक का शिलालेख जो अभिलेख है वो पढ़ने वाला सबसे पहला विद्वान जेम्स प्रिसेम्स। ध्यान दीजिएगा, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, अशोक का अभिलेख जो है सबसे पहले खोज किसने किया है, तो आप लोग ट्रिक करिएगा, टी पैंथलर। ठीक है, टी पैंथलर, जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 27 नंबर, झूम खेती भारत के किस राज्य में प्रचलित है। आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमसे जवाब देने से पहले। झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है, जो ऑप्शन 27 का बिल्कुल 20 सही होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए किस किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, इन सब सारे जो भी 7 सिस्टर राज्य हैं उनमें प्रचलित है झूम खेती। तो आप लोग बताएं झूम खेती कैसी खेती है और इसको कैसे करने का हमारा पद्धति है, एक जानकारी जरूर दें। अगला क्वेश्चन होगा 28 नंबर, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 21 मार्च को वन दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। आप लोग याद करिएगा, विश्व विरासत दिवस। ठीक है, हमारा इसका आंसर भी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। 4, 6, 12, 14, 28, 30। देखिए 4 से बढ़ा है 2 और उसका फिर 2 गुना कर दिया, 6 दूना 12, 12 में 2 बढ़ाइए 14, 14 दूना 28, 28 में 2 बढ़ाइए 30 और 30 दूना 28 में 30, 30 दूना के 60, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बी। अगला प्रश्न होगा 30 नंबर, यदि राम किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर है तथा दाएं से 24वें स्थान पे है, जैसे बाएं से इधर से बैठा है 15वें गिना जा रहा है, इधर से इसी को ही गिना जा रहा है तो 24वें गिना जा रहा है, लेकिन राम तो एक ही व्यक्ति है यहाँ पे बैठा है, तो पंक्ति तो बाएं और दाएं दोनों तरफ से होगी, तो इधर से गिनने पे 15वें और इधर से गिनने पे 24वां आ रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो सिंपल सा 15 और 24 आप जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3।
राम को ही इधर से ही गिनाया गया, इधर से ही गिनाया गया, यानी 2 बार गिन लिया गया है, इसीलिए इसमें से 1 घटा दीजिए, यानी 38 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न होगा 31 नंबर, 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अभी हाल ही में चल रहा है, 27 तारीख से ही चालू है। तो 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस, फ्रांस, यानी 31 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही होगा। देश पूछा गया है सी, फ्रांस में, और कहाँ पे? तो पेरिस में। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आगे होगा, आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी चुनाव आयुक्त के मुख्य अधिकारी कौन है, आप लोग को बताना है। तो साथियों, भारत में वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे राजीव कुमार। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 25वें नंबर के हैं, आप लोग को याद करना है। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ जो है ये भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, आप लोग को याद करना है, डी वाई चंद्रचूड़। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है इनके गवर्नर? तो शक्तिकांत दास। 33 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंभे समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि उनके पाद बिंदुओं के मध्य दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष के मध्य दूरी ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे एक बीच में सड़क है और उसके साइड में भी एक मंदिर है और एक साइड में भी इधर भी मंदिर है, जैसे बीच में सड़क जा रही है, इस साइड में एक मंदिर है और इस साइड में मंदिर है, तो पूछता है जो ये ऊंची चोटी है, मंदिर का ऊंची चोटी होता है, इनके बीच का दूरी बताना होता है दोनों मंदिरों का। तो उसी तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सीढ़ी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे एक 10 मीटर ये है, 10 मीटर का, और एक है यहाँ पे 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर वाला सिंपल सा ऊंचा भी रहेगा। अब सवाल ये बोला है कि उनके पाद, यानी जो उनके ज़मीन पे है, जैसे कोई भी सीढ़ी तो हवा में खड़ी नहीं रहेगी, ज़मीन पे उनके मध्य दूरी कितना है? 12 मीटर का। यहाँ पे ये दूरी जो दिया गया है 12 मीटर है। तो पूछा है ये वाला दूरी, जैसे ये वाला दूरी आपको पूछा है, तो यहाँ पे अगर 12 है तो ये जैसे यहाँ पे इसको पारेंगे तो ये भी हमारा क्या रहे, यहाँ पे भी दूरी तो 12 ही होगा, क्योंकि जैसे आप खड़े हैं तो आपके यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उतना ही, अगर ऊंचा आपको किया जाएगा तो उतना भी आपका उतना ही डिस्टेंस होगा। तो पूछा है ये वाला दूरी, यानी यक्स बराबर बताना है। तो देखिए जब 10 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, तो ये वाला कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से यहाँ ये वाला 10, ये भी 10 हो जाएगा, 5 हमारा ऊपर खड़ा है इसका। अब ये वाला आपको ज्ञात करना है। अब जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, सामने वाला भुजा क्या मिलेगा आपका? कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर निकाल लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। सबसे पहले इन सब सवालों को बनाने के लिए समझना पड़ेगा ध्यान से कि वास्तव में दिया क्या है। 5 4 9 4 2 6 169 जो रूट में है 169, तो आपका आ जाएगा x बराबर 13। ठीक है, यानी 13 मीटर हमारा ये जो मध्य दूरी है, शीर्ष की मध्य की दूरी। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर, चावल के भाव में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 77 रुपये में 3.5 किलो चावल अधिक प्राप्त करता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 77 रुपया में कोई व्यक्ति है, 20% कमी हो रहा है 20, और 3.5 किलो अधिक चावल खरीद रहा है। बस इसको आप बना दीजिए, आ जाएगा। दशमलव हटाने के लिए ऊपर दे दीजिए 10, कटाइए 1 0 1 0 1 0 1 0, इसका 7 से कटा दीजिए, 7 से 7 5 35, 7 से कटा दीजिए 11, और 11 दूना के 22, और 22 में 5 से भाग दे दीजिए, प्रारंभिक मूल्य आपको पता चल जाएगा। 5 चौके के 20, बचा यहाँ पे 2.0, 5 चौके 20। ठीक है, यानी 4.4 बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.50 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा 35 नंबर, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो सबसे पहले वृत्त का परिधि होता क्या है? 2 पाई r, और त्रिज्या आपको पता है r होता है। अब इन दोनों का अंतर है 37 सेमी, तो सबसे पहले आपको व्यास बताना है, तो सबसे पहले आपको r ज्ञात होना चाहिए।
तो चलिए आर हम लोग ज्ञात करते हैं। वृत्त का परिधि 2, पाई का मान यहाँ पे पुट करें 22/7 गुणते आर, ठीक है, और माइनस क्योंकि अंतर करना पड़ेगा त्रिज्या आर। अब इन दोनों का अंतर कितना है 37 सेमी। अब इसको हल कर लीजिए 22 दूना 44 बटा में 7 माइनस में आर बराबर में 37, ठीक है। ये भी आर ही हमारा है क्योंकि 22 दूना 44 आर हो जाएगा, ये आर अलग हो जाएगा। अब सवाल इस तरह बन गया है आपका 44 आर बटा माइनस आर बटा में 44 आर माइनस आर इसका बटा में 7 बराबर में 37 है। सबसे पहले इसका आप एक मानिए और यहाँ पे एलसीएम लीजिए 7 से करेंगे यहाँ पे 44 माइनस 7 आर हो जाएगा, ये भी ठीक है, 7 आर ये भी हो गया, ये 44 आर है। तो 44 आर में से आप 7 आर घटा दीजिए और नीचे हमारा एलसीएम कितना था 7 और बराबर इधर है हमारा 37। तो 44 आर में से जैसे ही 7 आर घटाएंगे तो बचेगा हमारा 37 आर बटा में 7 बराबर में 37। अब 37 से 37 कटेगा, आर का मान हमें ज्ञात हो गया कितना 7 सेमी। अब व्यास बताना है, व्यास इसका दुगुना होता है यानी 14 सेमी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न होगा 36 नंबर। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिरों की संख्या 80 तथा पैरों की संख्या 200 है, तो वहाँ कितने मोर खड़े हैं? यानी चिड़ियाघर में कितने मोर हैं आपको बताना है। अगर जिसको पता है ये लगाना क्वेश्चन तो आप बताएं जरूर इसका आंसर, नहीं पता है तो ध्यान से समझिए सबसे पहले क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना होगा कि मोर का कितना पैर होता है। आप जरूर जानते होंगे, तो मोर का 2 पैर होता है और हिरण का कितना पैर होता है, तो 4 पैर होता है। अब जो हम बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। जब भी आपको पूछा जाएगा मोर की संख्या बताओ, तो जो इसमें जानवर दिए गए हैं इसके विपरीत वालों से पैरों की संख्या से गुणा करना है। जैसे हमने पूछा है मोर की संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, हिरण के पैरों की संख्या से गुणा करेंगे उनके सिरों की संख्या में। जैसे अब हम सवाल को बनाते हैं 80 गुणते मोर की संख्या यानी मोर का 2 पैर, लेकिन हम गुणा करेंगे विपरीत जानवर से यानी 4 माइनस जो पैरों की संख्या है 200 और बटा में 2 हमेशा रहेगा क्योंकि 2 ये चौपाई जो है 2 पैर वाले जानवरों के बारे में बात किया जा रहा है, मिक्स है। तो यानी सवाल था इस तरह 80 गुणते 4 माइनस 200 बट्टा में 2, 8 चौके 32 यानी 320 में से 200 घटा दीजिए, बचेगा कितना 120। 120 में 2 से भाग दे दीजिए, आपका जो आएगा आंसर 60। 60 जो थे मोरों की संख्या थी, तो हमारा आंसर हो गया है क्या ए। अगर आपको इसी में पूछ देता कि हिरणों की संख्या बताएं, तो हिरण का कितना होता है 4 पैर और मोर का कितना होता है 2 पैर। तो अब यहाँ पे हिरण पूछेगा तो मोर वाले के संख्या से गुणा करेंगे यानी 80 में 2 का गुणा कर दीजिए, 8 दूना के 16 160। अब 160 में से 200 ये जैसे ही घटाएंगे बड़ा में से छोटा तो बचेगा 40। अब 40 में 2 से भाग दे देंगे, बच जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 20। यानी अगर यहाँ पे हिरण की संख्या पूछा जाता तो 20 और मोर की संख्या कितनी है 60, जो हमारा आंसर बिल्कुल सही था। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या का, जैसे हम मानेंगे किसी संख्या का 25% से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। कौन सी संख्या, 40 का 15%, तो 40 का 15% निकाल लीजिए इधर, 40 गुणते 15 बटा में 100, 20 पाँचे 100, 20 दूना 40, 5 से 5 ते 15 यानी 3 दूना 6। सवाल इस तरह है, यक्स गुणते 25 बटा में 100 प्लस 2 बराबर में 6, ठीक है। अब 2 को डायरेक्ट उधर भेज दीजिए, इसको कटा लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी यक्स बटा में 4 प्लस 2 बराबर में 6। 2 को जैसे ही उधर भेजेंगे घट जाएगा यानी यक्स बटा में 4 बराबर 4 बचेगा। अब तिरक गुणा कर देंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 16। 16 हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर। वह राशि ज्ञात करें जिसे 5% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 441 रुपया बन जाती है। मेंशन में कर दिया गया आपको, यह चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल है।
तो मिश्रधन दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा 441 रुपये बन जा रही है, यानी मिश्रधन दिया है। तो जब भी हमारा आंसर आएगा 441 से कम भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ब्याज निकालते हैं परसेंटेज में। ऐसे आपको हमने फार्मूला बताया है जो क्रमिक बट्टा पे यूज होता है, A+B+A*B/100। इसी पे हम लोग ब्याज निकालेंगे, यानी 5 + 5 + 5 × 5/100। अब करिए इसको, 5 × 5 = 10 + 50 = 25, 100 से कर देंगे यानी 10.25, यानी ब्याज जो है 2 साल में 10.25% आ गया है। अब देखिए मिश्रधन जो बना होगा किससे किससे मिलकर बना होगा, मूलधन प्लस ब्याज से, यानी इसमें 441 में मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। तो जो मूलधन जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो हम भी क्या करेंगे, इधर भी मिश्रधन बनाएंगे। जैसे मूलधन मानेंगे 100% और हमारा ब्याज भी आ गया कितना, 10.25%। इसको जोड़ लीजिए तो 110.25% बराबर इधर भी मिश्रधन बराबर इधर रुपया में मिश्रधन आ गया 441 रुपया। अब इसका परसेंटेज लगाएंगे, ऊपर दे दीजिए, यानी 441 × 100/110.25 था, इसको पूरा लिख लीजिए और दशमलव हटा देने के लिए ऊपर 100 दे देंगे। ठीक है, अब कटाइए 25 से, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 से काटा दीजिए 4, 441 से 441 डायरेक्ट कटेगा। आंसर आपका आ गया है सामने 400। हमने बताया भी था ये मिश्रधन दिया है, मूलधन इससे कम आएगा क्योंकि 41 रुपये तो इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, यानी 400 हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर, खीर भवानी मेला का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है। खीर भवानी मेला जाता है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक था, इसी हम बनाना चाहते थे। तो दोस्तों खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन होगा और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे क्वेश्चन एक रिलेटेड आया था और उसी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हो रहा है, अभी हमने आपको बताया है कि पेरिस में हो रहा है। कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस देश पेरिस में। तो पहला पदक किसने जीता है, पहला पदक कोई भी क्षेत्र में लाया होगा जैसे, तो आप लोग को बताना है, इसको गूगल करिएगा और इसका जरूर जवाब दीजिएगा। और किस में जीता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज होता है, तो कौन सा पदक जीता है ये भी आप लोग जानकारी दीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।